वेलकम टू बिना पानी ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? हमें आशा है कि आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने घर में रह करके ऑनलाइन पढ़ाई का लुत्फ उठा रहे होंगे, चीज़ों को सीख रहे होंगे बेटा। और इस कंडीशन में, इस पैंडेमिक के कंडीशन में आप अपने नॉलेज को लगातार एक्वायर कर रहे होंगे, चीज़ें लगातार सीख रहे होंगे बेटा। आज हम लोग आप लोग की हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज, इसको पढ़ेंगे। देखिए, चीज़ों को बहुत ही सिंपल वे में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग बस ध्यान से चीज़ों को देखिएगा और समझिएगा। अभी तक आप लोगों ने अपनी 8th क्लास की हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ लिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आने के साथ, उसके डेवलप होने के साथ साथ अब वो एक व्यापारिक कंपनी से हट करके उसने भारत में अपने आप को पॉलिटिकल रूप से उसने भारत में अपने आप को एक्सेस कर लिया। पॉलिटिकल रूप से उसने अपने आप को बहुत तेजी से डेवलप किया और अब भारत की सत्ता, मतलब सत्ता का मतलब होता है बेटा जो सारी चीजें होती है, जो गवर्नेंस होता है, वो उसके हाथ में हो चुका होता है। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे वो क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज का। अभी पिछला चैप्टर था उसमें आप लोगों ने बात किया था बेटा ट्राइबल सोसाइटीज और कॉलोनियलिज्म के बारे में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के, इससे पहले आप लोगों ने बात किया था किसानों को रिलेटेड। तो आपने सबसे पहले सीखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई और जब डेवलप हुई तो किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा, उनकी लाइफ पर कैसे प्रभाव पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नियम थे, जो पॉलिसीज थी और उनका शासन करने के जो तरीके उनके थे, उससे भारत के किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। फिर आप आगे बढ़े तो आपने सीखा कि जो हमारी ट्राइबल सोसाइटीज थी उनके ऊपर कैसे प्रभाव पड़ा। और अब हम लोग देखेंगे कि भारत का जो इंडस्ट्रियल एरिया था, जो भारत का क्राफ्ट्स था, इंडस्ट्रीज थी, इनके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए आज हम इस चैप्टर में इन्हीं सब चीजों को देखेंगे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत की इंडस्ट्रीज पर किस तरह से उसका प्रभाव पड़ता है, क्या करती है इंडस्ट्रीज में और क्या कुछ होता है अंग्रेजों के शासनकाल में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस बात को समझिए बेटा कि एक समय था 1850 के दौर की बात है, जब इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन पूरे विश्व में अपने कारखानों, अपने इंडस्ट्रियल अप्रोच के कारण पूरे वर्ल्ड में फेमस था बेटा। इसको दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा था। एक ऐसा समय आया था कि ब्रिटेन ने अपने आप को इतना अधिक डेवलप कर लिया था इंडस्ट्रियल एरिया में कि उससे दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा था। उसके रीजंस बहुत ही सिंपल है बेटा। देखिए, भारत में चीजें बहुत थी, उत्पाद मतलब भारत में जो प्रोडक्ट जो हो रहे थे वो बहुत ही अधिक अच्छे तरीके से भारत में वो प्रोडक्ट्स की खेती हो रही थी, वो प्रोडक्ट्स अच्छे तरीके से पैदा हो रहे थे। लेकिन मशीनरी चीजों का भारत में बहुत ही ज्यादा अभाव था। और भारत के बारे में आपको कुछ चीजें समझा रहा हूं। तो भारत का जो कॉटन जो था, भारत में जो कपड़ा जो उद्योग था, ये इतना अधिक फेमस था बेटा कि एक समय ऐसा था कि पूरे वर्ल्ड में भारत का कॉटन जो इंडस्ट्री थी वो बहुत ही अधिक फेमस थी। रीजन ये था कि यहाँ की जो कॉटन थी उसका जो टिकने का जो समय था, मतलब उसकी जो स्टेबिलिटी थी वो कॉटन की वो बहुत थी, मतलब मजबूती बहुत होती थी। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी बनावट। इंडियन कॉटन मिल से जो कॉटन बनता था उसकी बनावट जो होती थी वो बहुत ही अधिक अच्छी होती थी, जिसने यूरोप के कंट्रीज को और खास करके जब ब्रिटेन भारत में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो इसको जिसने बहुत अधिक आकर्षित किया। और फिर क्या होता है कि जब ब्रिटेन की हम बात कर रहे थे तो 1850 के दौर में ब्रिटेन पूरे वर्ल्ड में अपनी इंडस्ट्रियल मजबूती की वजह से फेमस था। इसके पास आविष्कारों की होड़ थी, ऐसे ऐसे आविष्कार हो रहे थे, कंटिन्यूअस इन आविष्कारों से इंडस्ट्रियल वे में अपने आप को लगातार मजबूत कर रही थी। जैसे हम आपको एग्जांपल समझा रहे हैं, ये बात है बेटा 1764 की, जब जेम्स हरग्रीव्स एक 1764 में जेम्स हरग्रीव्स ने क्या किया कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार विस्तार से जो था वो इंडस्ट्रियल इलाके में, ब्रिटेन की इंडस्ट्री में बहुत ही अधिक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हुआ। ये प्रोसेस थोड़ा सा और आगे बढ़ा। फिर 1786 में आर्कराइट ने 1786 में आर्कराइट ने बेटा वाटर फ्रेम का आविष्कार किया।
किसका? वाटर फ्रेम का। तो इंडस्ट्रियल ब्रिटेन मजबूत इसलिए था क्योंकि ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज होती वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी को साथ में लेकर के चल रही थी। बहुत ही सिंपल वे में इस बात को समझिए कि इंग्लैंड ब्रिटेन इतना मजबूत इसलिए था क्योंकि वो उसका जो प्रोसेस था, उसके जो इंडस्ट्रियल जो काम थे वो सभी आधुनिक मशीनों के साथ चलते थे। मशीनीकरण पूरी तरह से उनके जो प्रोडक्ट्स थे उनको बनाने का जो तरीका था वो सभी मशीनों के द्वारा होता था। एग्जांपल इसको ऐसे समझिए कि भारत में जब वो क्या करते थे कि भारत से जब कच्चे माल की सप्लाई करते थे, जब रॉ मटेरियल भारत से ले जाते थे तो ब्रिटेन में उसको इन्हीं कच्चे मालों को, इन्हीं कच्चे सामान को ब्रिटेन में ले जाकर के जब वहां वो मैन्युफैक्चर करते थे, जब वहां इन प्रोडक्ट्स को बनाते थे और उनसे जब कोई प्रोडक्ट बनता था उन प्रोडक्ट्स को ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन में बेचती थी और फिर बाहर की और यूरोपीय कंट्रीज में उनको बहुत ही अधिक ऊंचे दामों पर बेचती थी। भारत से उन चीजों को बहुत ही सस्ते दामों पर खरीदती थी। ठीक है, तो ये भारत का जो इंडस्ट्रियल जो सिस्टम था उसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि बदल दिया। जैसे टैक्सेस को लेकर के भारतीय किसानों के ऊपर उसने टैक्सेस अप्लाई किए, ज्यादा टैक्सेस अप्लाई किए जिससे भारतीय किसान काफी आहत हुए, शोषण हुआ उनका। तो इंडस्ट्रियल इलाके में जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को जब थोड़ा धीरे बढ़ाती गई तो उसने उसकी जो पॉलिसीज थी भारत से चीजों को लेकर के उन्हें भारत के बाहर सप्लाई करना, ठीक है, और फिर उन चीजों को ब्रिटेन भेजना। जैसे एक चीज को समझिए, सबसे पहले अभी तक क्या होता था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी मात्र एक व्यापारिक कंपनी थी, मतलब जब वो पॉलिटिकल बेस से मजबूत नहीं हुई थी, जब उसका शासन भारत में नहीं हुआ था, तो अगर वो कोई चीज भारत से खरीदती थी तो उसके बदले भारतीय राजाओं को वो सिल्वर, जो इससे कंपनी के अधिकारी होते थे, वो सिल्वर या फिर कुछ पैसे उसके बदले में देते थे। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही जब एस्टैब्लिश हो गई, जब भारत की पॉलिटिकल गवर्नेंस, भारत की जो पावर उसके हाथ में चली गई, तो अब उसको कुछ देने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और ऊपर से जो भारतीय किसानों से जो भारत से जो टैक्सेस मिलते थे, उन्हीं टैक्सेस को, उन्हीं रेवेन्यू के सहारे वो अपनी कंपनी को भारत में चलाती थी। तो मतलब फायदा जो होता था वो लगातार कंटिन्यूअस ऊपर होता चला गया। बेटा भारत में आप इस बात को समझते चलिए, जैसे सबसे पहले समझिए भारत में पुर्तगीज आए थे। जब भारत में पुर्तगीज आए तो पुर्तगीज जब भारत में आए तो ये सब सबसे पहले पहुंचे केरला, कालीकट, ठीक है, केरला में कालीकट बंदरगाह पे। जब कालीकट ये सब पहुंचे तो ये भारत में आए थे मसालों के लिए, ठीक है, मसालों की सर्च में। लेकिन भारत में जब ये लोग आए तो मसालों के साथ साथ भारत से कॉटन, काफी सारे कॉटन के कपड़ों को भारत से लेकर के गए, जिनको फॉरेन कंट्रीज में बहुत अधिक पसंद किया गया। रीजन मैंने आपको समझाया था कि भारत की जो कॉटन इंडस्ट्री थी उस दो ही चीजों के लिए बहुत फेमस थी। पहला कि एक लंबे समय तक भारत के यहाँ के कपड़े जो थे वो मैन्युफैक्चर होते थे, बहुत ही मजबूती से चलते थे, मतलब काफी टिकते थे। और दूसरा, इनकी जो बनावट होती थी वो काफी अट्रैक्टिव हुआ करती थी। तो पुर्तगीज हो, डच हो, फ्रांसीसी हो, इंग्लिश हो, ये सभी यहाँ की जो भारत के जो बुनकर थे, यहाँ के जो स्थानीय जो लोग रहते थे, जो यहाँ पर रह करके अपनी आजीविका को चलाते थे, उन सभी लोगों के कामों पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रभाव जमाया। और उस प्रभाव को उसने इस तरह से जमाया कि भारत से रॉ मटेरियल्स को लेना, ब्रिटेन में उनको सप्लाई करना, और फिर आधुनिक मशीनीकरण में, चूंकि ब्रिटेन बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड था, तो उन्हीं चीजों को वो बहुत ही अच्छे से क्या करता था, मैन्युफैक्चर करता था। और देखिए खास बात क्या थी कि भारत से जब वो चीजों को लेता था, जैसे मैंने कहा आपसे कि पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की जब गवर्नेंस उसके हाथ में नहीं थी, तो वो इन चीजों के बदले में भारतीय राजाओं को पैसे या फिर चांदी वगैरह दिया करते थे। लेकिन जब भारत में जब बंगाल में जब उसकी शासन, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में जब उसका शासन हो गया, तो फिर उसने इन चीजों को देना समाप्त कर दिया। फिर जो रैंक रेवेन्यू जो मिलता था, उसी रेवेन्यू के सहारे वो अपनी कंपनी को भारत में चलाती थी। मतलब भारत से सामानों को जब खरीदती थी, चाहे वो कपास हो, चाहे वो कॉटन मिल से कॉटन के कपड़े हो, इनको वो तुरंत ब्रिटेन सप्लाई करती थी। और वहां पर फिर इंडस्ट्रियल वे में इसको क्या किया जाता था कि इन्हीं चीजों को मैन्युफैक्चर करके उन्हें ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। इसकी खास बात है कि बेटा कि ब्रिटेन में एक ऐसा समय आता है, इसको समझते रहिए आप लोग धीरे धीरे,
1830 के पास क्या था कि भारतीय कपड़ों की 1830 के पास ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने कपड़ों को यहां से धीरे-धीरे उसने सप्लाई करना शुरू किया और एक भारतीय बाजारों में भी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के सामानों को, इसको आप लोग ऐसे समझिए कि जब वो वहां पर चीजों को मैन्युफैक्चर करते, जब कपड़ों को वहां पर बनाते थे तो उन कपड़ों को यूरोप में भेजते थे, ब्रिटेन में भेजते थे और फिर भारत वापस उन्हीं कपड़ों को भारतीय इंडियन मार्केट में उतारते थे। जब वो वही सामान जब इंडियन मार्केट में बन करके आता था, वही रॉ मटेरियल से जब वही सामान इंडियन मार्केट में जब एक कपड़े के रूप में बन करके आता था तो उनका जो प्राइस होता था बेटा वो बहुत ही अधिक होता था, जिसकी वजह से आगे चल करके महात्मा गांधी ने खुद प्रयास किया कि भारत में चरखा, आप लोगों ने सुना होगा चरखे, इन 1931 में कांग्रेस के जो नेशनल अधिवेशन हुआ उसमें किया गया कि हमारा सिंबल घोषित किया गया, भारत के ही कपड़ों को, खादी वस्त्रों को महात्मा गांधी ने खूब प्रोत्साहित किया। तो आगे चल करके यही सब रीजन बन जाते हैं कि आखिर हमारा ही कच्चा माल और हमारे ही कच्चे माल को आपने मैन्युफैक्चर किया और आपके इतने ऊंचे दाम पर हमें ही बेच रहे हैं। तो इसी को लेकर के महात्मा गांधी ने भारत में खादी उद्योग को, खादी वस्त्रों को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो आपने इस बात को धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय बाजारों में काफी कम प्रभाव था, लेकिन 1880 तक भारत के लगभग, आप इसको समझ सकते हैं कि 70% भारतीय मार्केट में जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही सामान भारत में अवेलेबल होने लगे थे। 80% तक, 70% तक भारतीय मार्केटों में वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाए हुए और ब्रिटेन की ही कपड़े, ब्रिटेन की कंपनियों में, ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज में भारत के बनाए हुए कपड़े भारत में बाजारों में थे। तो जो भारत का जो क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रियल जो सिस्टम था उसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरह से चेंज कर दिया, उसके मॉडल को पूरी तरह से बदल दिया और उसने उसको इस ढंग से बदला कि भारत में पुर्तगीज थे, डच थे, इन सब का भी उद्देश्य यही था कि वो भारत से चीजों को लेकर के जाएं और अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाएं। लेकिन टाइम ऑफ पीरियड के चेंज होते ही, जैसे जैसे उनका प्रभाव, जैसे ही डच, फ्रांसीसी जब भारत से अलग होते हैं, अंग्रेजों के द्वारा कई सारे युद्धों में जब हारते हैं, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जब भारतीय बाजारों पर एकीकरण वाला अधिकार हो जाता है, मतलब जब पूरी तरह से इंडियन मार्केट पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार होता है तो फिर वो चीजों को अपने अनुसार चलाती है। ठीक है, देखिए इसको आप ऐसे समझते चलिए कि भारतीय जो उद्योग थे, जो भारतीय इंडस्ट्रियल जो थे, जैसे नाना भाई नौवाज नाना भाई ने 1854 में भारत में सबसे पहली कॉटन मिल बनाई, सबसे पहले कॉटन मिल की स्थापना किया। उन्होंने कॉटन मिल जब बनाई तो क्या करते थे कि उन्हीं चीजों की सप्लाई कॉटन मिल के द्वारा भारतीय लोगों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के लिए वो कॉटन मिल के कपड़े को चाइना में सप्लाई करते थे। तो भारत के जो बिजनेसमैन थे, अधिकतर गुजरात से आते थे, तो सभी बिजनेसमैन क्या करते थे कि भारतीय चीजों को, भारतीय जो इंडियन, वो चाहते थे कि दोनों का ही मतलब सेम था, वो भी भारतीय कपड़ों की सप्लाई फॉरेन करके अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना चाहते थे और इसलिए कंपनी पहले से थी। नुकसान जो होता है बेटा वो भारतीय बुनकरों का होता है। बुनकर किसको कहते हैं, इसको समझ लीजिए आप लोग, जो कपड़ों को अभी तक अपने हाथों से बुनते थे। ठीक है, जो चकली, चरखा, इन सब की सहायता से जो भारतीय औरतें अपने कपड़ों को बुन करके अपनी आजीविका चलाती थी, उन सबको ईस्ट इंडिया कंपनी की इन प्रोसेस ने उन सबको क्या किया, बेरोजगार घोषित कर दिया, बेरोजगार बना दिया। रीजन ये था कि जैसे जैसे कंपनी का प्रभाव भारत में बढ़ता गया तो वो कच्चे मालों को ही भारत से सप्लाई करने लगी, क्योंकि उसे पता था कि भारत में अगर वही चीजें मैन्युफैक्चर होंगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। बात समझ रहे हैं आप? अगर भारत में वही चीजें बनेंगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, पैसे ज्यादा लगेंगे, लेकिन अगर वही चीजें ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर होंगी तो आधुनिक मशीनों की वजह से वो चीजें बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छे से बनाई जा सकेंगी। इसकी वजह से धीरे धीरे भारतीय मार्केट पर जो भारतीय व्यूअर्स थे, भारतीय बुनकर थे, उनका जो इफेक्ट था वो कम होता चला गया, जिसकी वजह से भारतीय बुनकरों को भी काफी समस्या आने लगी। ठीक है बेटा, तो देखिए अगर हम टोटल धीरे से सारी चीजों को कंक्लूड करें तो आप इस चीज तक पहुंचेंगे कि इंडियन मार्केट पर इंडियन जो इंडस्ट्रीज थी, इन पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज थी वो सीधे तौर पे प्रभाव डाल रही थी और उससे जो परेशानी पैदा हो रही थी वो भारतीय बुनकरों को हो रही थी, भारतीय व्यूअर्स को हो रही थी, जो अपनी आजीविका को उन्हीं चीजों के द्वारा पूरा करते थे। और
जो ब्रिटेन की जो पॉलिसी थी, जैसे आप इस बात को समझ लीजिए कि ऐसा समय में आता है कि ब्रिटेन में भारत से सप्लाई की हुई चीजें इतनी अधिक बिकने लगती हैं कि ब्रिटेन का मार्केट जो होता है वहां पर ब्रिटेन में एक एक्ट पारित करना पड़ता है जिसको कैलिको एक्ट कहा गया। ब्रिटेन में एक पारित करना पड़ जाता है कि भारत की चीजें किस तरह से वहां पर बिकेंगी। मतलब भारत से जब चीजें सप्लाई होती हैं ब्रिटेन में, तो वो बेटा समझ लीजिए आप इस बात को कि सूरत में फैक्ट्री जब पहली बनी थी 1613 में, इस फैक्ट्री के बनने के साथ ही आगे चल करके ईस्ट इंडिया कंपनी कंटिन्यूअस अपने आप को मजबूत करती जाती है, ठीक है। और इस पहली फैक्ट्री से शायद ये भारतीय लोगों ने इस बात को नहीं सोचा होगा कि मात्र एक छोटी सी कंपनी अपने आप को जब आगे डेवलप करेगी तो क्या क्या चीजें होंगी। जैसे इस बात को समझ लीजिए आप लोग कि 1861 में इसने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जैसे आपके कानपुर में इसने सबसे पहले कानपुर में फैक्ट्री की स्थापना की। भारत के सभी मेन प्रमुख शहरों में इसने अपनी फैक्ट्रीज बनाई और वहां से चीजों को इसमें सप्लाई करना, वहां से चीजों को एकत्रित करना, इकट्ठा करना शुरू किया। तो अगर हम चीजों को कंक्लूड करें तो नॉर्मल में बस इतना समझ लेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज थी उसने डायरेक्ट रूप से भारतीय जो व्यूअर्स थे, भारतीय जो बुनकर थे, उनको ज्यादा इफेक्ट किया, उनके ऊपर ज्यादा उसने प्रभाव डाला। और यही रीजन था कि हम इस चैप्टर में जब आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, आज मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप में दिया है ताकि आप इसको नॉर्मल वे में समझ सके। तो जब हम आगे देखेंगे तो आगे जब आप लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे कि महात्मा गांधी ने आगे चल करके जब खादी वस्त्रों को प्रयोग करने को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया, तो उसका रीजन यही था कि भारतीय चीजों को, कच्चे मालों को आप लेते हो भारतीय मार्केट से और फिर उन्हीं को भारतीय किसानों से कच्चे मालों को जब कम दामों पर लेते हो, ब्रिटेन में उसे ही मैन्युफैक्चर करके फिर वापस भारतीय मार्केट में लाते हो, तो हाई ऊंचे दामों पर उसको बेचते हो। इन्हीं सब चीजों की वजह से महात्मा गांधी ने खादी वस्त्रों को कहा कि हम अपने कपड़े खुद बनाएंगे और खुद पहनेंगे। तो उन सारी चीजों के बारे में आप आगे चल करके धीरे धीरे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो ठीक है बेटा, आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट जो पार्ट होगा इस वीडियो का, जो पार्ट सेकंड होगा, उस पार्ट में हम इस चैप्टर को एक पूरे वे में, एक अच्छे वे में कंक्लूड करेंगे और सारी चीजों को हम आपके सामने समराइज करेंगे। तो आप इस चीज को अच्छे से समझिएगा कि क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज थी, इन दोनों के ऊपर किस तरह से ब्रिटेन ने, और हम ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहकर कि सीधे ब्रिटेन की जो कंपनी थी, अब कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी बेटा, क्योंकि 1857 के बाद अब ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट ब्रिटेन के हाथों में, ब्रिटेन के राजकुमार, वहां के जो राजा थे, वहां की जो रानी थी क्वीन एलिजाबेथ के हाथों में चली गई थी। मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ भारत में कंपनी नहीं थी, अब भारत पर सीधे ब्रिटेन की तरह से आप कह सकते हैं कि गवर्नेंस चल रहा था। ठीक है बेटा, तो आगे की सारी चीजों को हम लोग अपने वीडियो में देखेंगे और ये देखेंगे कैसे भारत में ब्रिटेन का प्रभाव जमता है और कैसे भारतीय बाजारों में कैसे भारतीय बुनकरों को कैसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो आज आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए और अच्छे वे में इनको एक बार फिर से समराइज करने के लिए। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और खूब पढ़ते रहिए। थैंक यू।